everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss the next topic, that is method of advertising appropriation. Money is the backbone of all organization. Your budget should be in accordance with your objectives and the chosen media. Then first topic is, what is the meaning of advertising appropriation? And advertising appropriation is the total amount granted or earmarked by the top management for advertising. It means advertising appropriation एडवर्टाइजिंग के लिए एक अमाउंट डिटरमिन करता है जिसे कि टॉप मैनेजमेंट के थ्रू फिक्स किया जाता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में एडवर्टीजमेंट पर कितना अमाउंट स्पेंड किया जाएगा. Advertising appropriation refers to the portion of the total marketing budget a company spends on advertising over a specific time. It means advertising appropriation में ये फिक्स किया जाता है कि एक कंपनी टोटल मार्केटिंग बजट में से एक स्पेसिफिक टाइम पर एडवर्टीजमेंट पर कितना अमाउंट स्पेंड करेगी. कंपनीज कैन यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स फॉर सेटिंग एन एडवर्टाइजिंग बजट. कंपनी डिफरेंट तरह के मेथड्स को यूज करती है एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स करने के लिए. Then method of setting the advertising budget. One of the most difficult tasks facing advertisers and ad agencies in the decision on the optimum money to be spent on advertising. It means advertisers और ad agency के लिए ये decision लेना बहुत tough होता है कि advertising के ऊपर जो money spend की जा रही है वो money आपकी optimum होनी चाहिए. It means जितनी required है उतना ही amount spend किया जाए. Advertisers want to minimize expenditure and maximize the return. एडवर्टाइजर का मेन पर्पस क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स किए जा रहे हैं उनके थ्रू एक्सपेंसेस कम से कम आए और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले. देन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स कंसिडर टू बी एन इन्वेस्टमेंट. इट यूटिलाइजेशन हैज़ टू बी इंटेलिजेंट एंड प्रॉफिटेबल. Then there are several accepted methods of arriving at the budget. The individual brand budget will depend upon several factors such as profitability, marketing objective and competitors position. जिस टाइम पर एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स किया जाता है उस टाइम पर डिफरेंट तरह के फैक्टर्स हैं जो कि एडवर्टाइजिंग बजट के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉम्पिटिटर्स पोजीशन. द वेरियस मेथड्स विच आर यूज फॉर सेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट्स आर. देन बेसिकली दो तरह के आपके पास अप्रोचेज़ हैं जिससे कि एडवर्टाइजिंग बजट को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है. वो डिफरेंट तरह की जो आपके पास दो अप्रोचेज़ हैं वो आपके पास हैं, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच. फर्स्ट इज टॉप डाउन अप्रोच. It is called top-down approach because the budgets are made by the top executive and then the money is passed down the line to various departments. It means top-down approach के basis पर जब बजट फिक्स किया जाता है तो इसमें टॉप मैनेजमेंट ये फिक्स करती है कि किस लिमिट तक अमाउंट स्पेंड किया जाएगा. देन उसके अकॉर्डिंगली ही प्रमोशनल बजट को पास किया जाता है. इट मीन्स जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट के थ्रू परफॉर्म की जानी है उनके बजट को पास किया जाता है. दिस अप्रोच is applied in affordable method, percentage of sales method, competitive party method and return on investment method. Then second point is bottom up budgeting. In this method, promotional methods are set for the task to be performed. All the necessary activities to achieve the objective are planned. It means इसमें सबसे पहले ये फिक्स किया जाता है कि प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या परफॉर्म किए जाएंगे. इट मीन्स डिफरेंट कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्पफुल रहेंगी. उन सारी एक्टिविटीज़ को फिक्स करने के बाद ये देखा जाता है कि उन डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर कॉस्ट कितनी आएगी. उसके बेसिस पर टोटल प्रमोशनल बजट फिक्स किया जाता है और इस बजट को टॉप मैनेजमेंट के थ्रू अप्रूव करवाया जाता है. इट मीन्स all the necessary activities to achieve the objectives are planned. The cost of these activities are as certain and budgeted. The total promotional budget is then approved by top management. This is also known as the build up approach of budgeting. It means जो total budget fix किया जाता है वो इन्हीं activities के basis पर ही fix किया जाता है कि जो different promotional objectives हैं, different जो activities perform की जाएंगी advertising objective को achieve करने के लिए उस पर कितनी cost bear करनी पड़ेगी और उसी cost के basis पर all over total advertising budget को fix किया जाता है. देन जो बेसिकली एडवर्टाइजिंग बजट को बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो मेथड्स हैं आपके पास. फर्स्ट इज़ परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, सेकंड इज़ कॉम्पिटिटिव पार्टी मेथड, नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, अफोर्डेबल मेथड, जजमेंट मेथड, इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर्स बजट मेथड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, statistical method and last is marginal revenue method.
इनमें फर्स्ट मेथड है आपके पास परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड. इट इज कॉमनली यूज्ड मेथड टू सेट एडवर्टाइजिंग बजट. इन दिस मेथड द अमाउंट फॉर एडवर्टाइजिंग इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल. बेसिकली ये मेथड आपका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इस मेथड का मतलब है कि एडवर्टाइजिंग पर कितना अमाउंट स्पेंड किया जाएगा ये टोटली सेल के ऊपर डिपेंड करता है. इट मीन्स सेल की एक फिक्स परसेंटेज के बेसिस पर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का अमाउंट एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स कर दिया जाता है कि जितनी सेल होगी उसके हिसाब से एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स किया जाएगा. अगर सेल ज़्यादा है देन एडवर्टाइजिंग बजट भी ज़्यादा फिक्स किया जाएगा, और अगर सेल कम हो रही है देन एडवर्टाइजिंग बजट के ऊपर भी जो अमाउंट स्पेंड किया जाएगा वो कम अमाउंट में फिक्स किया जाएगा. इट मीन्स एडवर्टाइजिंग बजट इज स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ सेल. द सेल में बी करंट or anticipated. Sometimes the past sale are also used as the base for deciding on ad budget. It means जो सेल फिक्स की जाती है वो सेल आपके पास करंट सेल भी हो सकती है, एंटिसिपेटेड सेल्स भी हो सकती है, इवन कि कई बार पास सेल को भी एज अ बेस लेकर चला जाता है. उस लास्ट ईयर की सेल की बेसिस पर भी हम एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the last year's sale were rupees 3 crore and the company spent rupees 3 lakh for advertising. It is clear that the company has spent 1% of sale in last year. It means last year अगर सेल 3 crore की थी देन उसके हिसाब से कंपनी ने 3 लाख रुपीज़ का एडवर्टाइजिंग का अमाउंट स्पेंड किया है. देन इससे क्लियर हो जाता है कि कंपनी टोटल सेल का 1% पार्ट एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड कर रही है. This method is based on the notion that sales follow advertising efforts and expenditures. It is assumed that there is positive correlation between sales and advertising expenditure. It means इससे क्लियर हो जाता है कि सेल और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है. सेल जैसे जैसे इंक्रीज होती चली जाती है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का प्रपोर्शनेट भी उतना ही इंक्रीज होता चला जाता है. देन अगर सेल कम होगी देन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का प्रपोर्शन भी कम कर दिया जाता है. इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो मेथड है ये आपके पास साइंटिफिक मेथड नहीं है. इट मीन्स ये टोटली सेल के ऊपर डिपेंड करता है. दिस इज नॉट द साइंटिफिक मेथड टू डिसाइड एन एडवर्टाइजिंग बजट. देन मेरिट्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड्स आर, फर्स्ट इज सिंपल. ये मेथड आपके पास बहुत ही सिंपल है और समझना बहुत इजी है. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल. एडवर्टाइजिंग बजट फिक्स करने के लिए ये जो मेथड है ये आपके पास टोटली फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि ये टोटली सेल के ऊपर डिपेंड करता है. अगर सेल ज़्यादा हो रही है उसके हिसाब से एडवर्टाइजिंग बजट भी का जो प्रपोर्शन है वो भी हाई फिक्स कर दिया जाता है. देन सेल अगर कम है देन एडवर्टाइजिंग बजट का साइज भी कम रखा जाता है. नेक्स्ट इज प्रिवेंट एडवर्टाइजिंग वॉर्स विद कॉम्पिटिटर. इट मीन्स इस मेथड को यूज़ करने से कॉम्पिटिशन को फेस करने में भी बेनिफिट मिलता है. इसमें टोटली बजट जो फिक्स किया जाता है उसमें कॉम्पिटिटर्स को स्टडी नहीं किया जाता बल्कि अपनी ही कंपनी की सेल के अकॉर्डिंगली हम एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स करते हैं. इट मीन्स कंपनी सेल के अकॉर्डिंगली अमाउंट को स्पेंड कर रही है. अगर सेल ज़्यादा होती है देन एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया जाता है, और अगर सेल कम होती है देन एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी कम अमाउंट स्पेंड किया जाएगा. नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्ट्री. इस मेथड को टोटली सेल के साथ रिलेट किया गया है, इसीलिए एडवर्टाइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है. नेक्स्ट डीमेरिट्स. फर्स्ट पॉइंट इज इनलॉजिकल. इस मेथड को इनलॉजिकल माना जाता है क्योंकि इसमें जो एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं वो सेल के हिसाब से किए जाते हैं. इट मीन्स सेल अगर ज़्यादा है देन एडवर्टाइजिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है. देन अगर सेल कम हो रही है देन एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी एक्सपेंसेस कम किए जाते हैं, जबकि ये चीज़ जस्टिफाई नहीं करती. इट मीन्स ये अगर रियलिटी में देखा जाए तो जिस टाइम पर सेल कम हो रही होती है उस टाइम पर हमें एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती है. इट मीन्स इसके अंदर जो अगर हम देखें तो इसमें सेल जब ज़्यादा हो रही है, ऑलरेडी सेल पहले ही इंक्रीजिंग स्केल पर है, उस टाइम पर एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा किए जा रहे हैं. इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि ये मेथड आपका इनलॉजिकल मेथड माना जाता है. नेक्स्ट है आपके पास आर्बिट्रेरी. इट मीन्स इसमें ये कोई साइंटिफिक नहीं है. इसमें पर्सन अपने अकॉर्डिंगली जैसे चाहे वैसे परसेंटेज को फिक्स कर सकता है. सेल की जो परसेंटेज फिक्स की जाती है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पर उसका कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई फिक्स मेथड नहीं है. किसी भी वे से हम उसकी परसेंटेज को फिक्स कर देते हैं. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेथड है ये आपका आर्बिट्रेरी माना जाता है. नेक्स्ट इज बेसलेस रिजल्ट व्हेन सेल्स आर डिक्लाइनिंग. इट मीन्स ये मेथड आपके लिए उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माना जाता है जिस टाइम पर सेल्स आपकी डिक्लाइन हो रही होती है. इट मीन्स जिस टाइम पर सेल्स कम हो रही है उस टाइम पर एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंसेस करने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उस टाइम पर एडवर्टीजमेंट पर जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो बहुत ही कम एक्सपेंसेस किए जाते हैं. इट मीन्स जिस टाइम पर सेल कम हो रही है उस सेल्स सेल में जो डिक्लाइन आ रहा है डिक्लाइनिंग स्टेज को कवर अप करने के लिए उसके सोल्यूशन को फाइंड
फाइंड आउट करने के लिए कि सेल किसी तरह इंक्रीज हो सके, उसके लिए एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें कम उस टाइम पर कम एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, जिस वजह से कहते हैं कि हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो बेसलेस रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास इग्नोर्स अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग बजट। इट मीन्स ये मेथड सिर्फ सेल्स के ऊपर बेस्ड है, इसमें अदर फैक्टर्स को अवॉइड किया जाता है। इट मीन्स जब जिस टाइम पर एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स किया जाता है उस टाइम पर कई अदर फैक्टर्स का भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, लाइक मार्केट नीड्स क्या है, या मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन कैसा है, या इस टाइम पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज पर है। ये सारे फैक्टर्स का भी एडवर्टाइजिंग बजट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इस मेथड में इन सारे फैक्टर्स को अवॉइड किया गया है, जिस वजह से ये मेथड आपका एक्सेप्टेबल नहीं होता। नेक्स्ट है आपके पास बेसलेस रिजल्ट्स इन इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ पीएलसी। इट मीन्स ये मेथड इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं माना जाता, क्योंकि एडवर्टाइज जिस टाइम पर न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है उस टाइम पर वो इंट्रोडक्टरी स्टेज में होता है और उस टाइम पर सेल्स हमारे पास नहीं हो रही होती। देन हमने ये कहा कि जो एडवर्टाइजिंग बजट फिक्स किया जा रहा है वो टोटली सेल के ऊपर डिपेंड है। इट मीन्स जिस टाइम पर सेल नहीं है उस टाइम पर इस एडवर्टाइजिंग बजट के अमाउंट को भी कम रखा जाता है, जबकि जिस टाइम पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की फर्स्ट स्टेज होती है, इट मीन्स इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, उस टाइम पर ज़्यादा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट होती है। देन उस टाइम पर एडवर्टाइजिंग के ऊपर कम अमाउंट स्पेंड किया जाता है। अगर हम इस मेथड के अकॉर्डिंगली चलें देन ये भी इसका वीक पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट डिमेरिट है नॉट मच यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। इट मीन्स ये इस मेथड के अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम बनाना भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये टोटली सेल के ऊपर डिपेंड है और सेल कभी भी फिक्स नहीं रहती, सेल ईयर टू ईयर चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू। तो उस बेसिस पर हमें लॉन्ग टर्म एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इट मीन्स इन लिमिटेशंस की वजह से इस मेथड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट सेकेंड मेथड है कॉम्पिटिटिव पार्टी मेथड। Competition is one of the powerful factors affecting marketing performance. This method considers the competitors' advertising activities and cost for setting advertising budget. It means अगर हम competition की बात करते हैं तो आज के टाइम में competition आपके पास marketing performance को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो एक बहुत ही पावरफुल फैक्टर माना जाता है। ये जो मेथड है इसमें बेसिकली जो कॉम्पिटिटर एडवर्टाइजिंग के ऊपर कितना अमाउंट स्पेंड करता है, वो किस किस तरह की एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, देन वो कितनी कॉस्ट को बियर कर रहा है, इसके अकॉर्डिंगली एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स किया जाता है। इट मीन्स कॉम्पिटिटर जिस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा उसी तरह की स्ट्रेटेजी को फिक्स किया जाता है एडवर्टाइजिंग बजट को प्रिपेयर करने के लिए। द एडवर्टाइजिंग बजट इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी adopted by the competitors. Then competitive factor is given more importance in deciding advertising budget. For example, if the close competitors spend 3% of net sale, the company will spend more or less the same percentage for advertising. It means इसमें अगर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली कि अगर कॉम्पिटिटर नेट सेल का 3% एडवर्टाइजिंग के ऊपर अमाउंट स्पेंड कर रहा है, देन कंपनी ये बिल्कुल नहीं देखती कि हमें ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए या कम स्पेंड करना चाहिए। वो टोटली जो परसेंटेज कॉम्पिटिटर ने फिक्स की है उसी परसेंटेज को एडवर्टाइजिंग के लिए फिक्स कर दिया जाता है। इट मीन सेम परसेंटेज एडवर्टाइजिंग बजट के लिए फिक्स कर दी जाती है। Here it is assumed that competitors or leaders are always right. It means इसके अकॉर्डिंगली ये माना जाता है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो लीडर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। If not followed carefully, this method may result into misleading. It means ये मेथड आपका हर जगह पर सेम एप्लीकेबल हो या सही हर जगह पर आपके टारगेट को पूरा करे, ये भी जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट है आपके पास मेरिट्स। फर्स्ट पॉइंट इज कंसीडर लेवल ऑफ कंपटीशन। इस मेथड के अकॉर्डिंगली बेसिकली कंपटीशन के लेवल को देखा जाता है। अगर तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का कंपटीशन है मार्केट में, देन ये मेथड आपका अप्रोप्रिएट माना जाता है। उस टाइम पर हम जो एडवर्टाइजिंग बजट के ऊपर जो अमाउंट स्पेंड किया जाना है वो हम कंपटीटर के हिसाब से सेट कर रहे हैं। इट मीन्स हाई लेवल ऑफ कंपटीशन के केस में आपका ये मेथड बेस्ट मेथड माना जाता है। नेक्स्ट इज चेक ऑन एक्सेसिव बजट। इस बेसिस पर हम टोटली एडवर्टाइजिंग बजट को कॉम्पिटिटर के ऊपर बेस्ड होकर के चल रहे हैं। इट मीन्स जितना कॉम्पिटिटर अमाउंट स्पेंड कर रहा है उतना ही अमाउंट स्पेंड किया जाता है, ना तो उससे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया जाता है और ना ही उससे कम अमाउंट स्पेंड किया जाता है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एडवर्टीजमेंट पर जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसे इस मेथड के अकॉर्डिंगली कंट्रोल किया जा सकता है। इट मीन्स रिजनेबल अमाउंट ही एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड किया जाता है।
इस बेसिस पर हम इस मेथड को लॉजिकल भी मान सकते हैं कि इसमें जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो लिमिटेड किए जाते हैं। इट मीन्स जो जितने रिक्वायर्ड है उतना ही अमाउंट स्पेंड किया जाता है। नेक्स्ट इज डीमेरिट। फर्स्ट इज रॉन्ग एजम्पशन। इस मेथड के अकॉर्डिंगली ये माना जाता है, हम इस एजम्पशन को लेकर के चलते हैं कि जो कॉम्पिटिटर ने बजट फिक्स किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो कॉम्पिटिटर ने एडवर्टाइजिंग बजट फिक्स किया है, हो सकता है कि वो उसने बहुत ही जल्दबाजी में उसने फिक्स कर दिया हो। इट मीन्स उसने पूरी तरह से प्लान नहीं किया, बिना प्लान किए ही उस बजट को फिक्स कर दिया हो। अगर उसने बिना प्लान किए बजट को फिक्स किया है और हमने भी उसी के अकॉर्डिंगली अपने बजट को बनाया, एडवर्टाइजिंग बजट को, तो उस टाइम पर उस कॉम्पिटिटर के बजट के हिसाब से बजट को फिक्स किया गया, जिस वजह से हमारा भी एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो रॉन्ग मैनर में चला जाता है। इट मीन्स गलत एजम्पशन उसकी लग जाती है। इट मीन्स गलत वे से एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कई बार एडवर्टाइजिंग बजट को जो फिक्स किया जाता है वो हम कॉम्पिटिटर के हिसाब से फिक्स करते हैं, तो उसके लिए कॉम्पिटिटर ने कैसा एडवर्टाइजिंग बजट फिक्स किया है उसकी ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती, तो हम उसके बेसिस पर जस्ट एस्टिमेशन लगाते हैं। और एस्टिमेशन के बेसिस पर कई बार जो बजट बनाया जाता है वो आपका प्रॉपरली डिटर्मिन नहीं हो पाता। इट मीन्स जो हमने गेस किया कि कितना राइवल जो कॉम्पिटिटर है वो कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है, अगर हमने उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन निकाल ली, तो उस केस में जो एडवर्टाइजिंग बजट बनाया जाता है वो भी आपका रिलायबल नहीं रहता। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग बजट आपका सही नहीं बन पाता। नेक्स्ट है डिफरेंट प्रमोशनल नीड्स। इस बेसिस पर ये कहा जाता है कि हर एक कंपनी की अपनी प्रमोशनल नीड्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो एडवर्टाइज़र ने जो एडवर्टाइज़र की अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट हो वो कॉम्पिटिटर की भी रिक्वायरमेंट सेम हो सकता है कि जो कॉम्पिटिटर ने एडवर्टीजमेंट दी है उसकी अपने बिजनेस के हिसाब से डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो, और जो हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो इंट्रोडक्टरी स्टेज में हो, और जो कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दी है उसका हो सकता है मेच्योरिटी स्टेज पर आपका प्रोडक्ट हो। तो अगर जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिफरेंट स्टेजेस से होकर के जा रहा है, तो उस केस में हम हमारे जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल की जो हमारे प्रोडक्ट की जो स्टेज है वो डिफरेंट है, जिस वजह से हमारा जो एडवर्टाइजिंग बजट है उसका पर्पस भी डिफरेंट हो सकता है। इट मीन्स जब कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती तो उस टाइम पर हमें एडवर्टाइजिंग के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम टोटली कंप्यूटर के हिसाब से एडवर्टाइजिंग बजट फिक्स करते हैं तो उससे हमारी जो प्रमोशनल नीड्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो प्रमोशनल नीड्स हैं उसे हम पूरा नहीं कर पाते, जिस वजह से मेथड आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाता। नेक्स्ट इन लास्ट पॉइंट है इग्नोर्स अदर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ बजट। इट मीन्स इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर को लिया गया है, कॉम्पिटिटर को, जबकि इसमें अदर फैक्टर्स को अवॉइड किया जाता है। लाइक हमारा बजट कितने का है, हमारी अफोर्डेबिलिटी कितने की है, हम कितना अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर, और स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इट मीन्स हमारा प्रोडक्ट किस स्टेज से होकर के जा रहा है, हमारी एडवर्टाइजिंग देने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी कंपनी के किस तरह के फंक्शंस हैं, इस तरह के फैक्टर्स को अवॉइड कर दिया जाता है, जिस वजह से मेथड आपका अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपके पास ऑब्जेक्टिव्स एंड टास्क मेथड। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एट बजट मेथड फॉर एनी कंपनी। इट इज अ साइंटिफिक मेथड टू सेट एडवर्टाइजिंग बजट। द मेथड कंसीडर्स कंपनीज ऑन एनवायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट। इस मेथड को सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि इस मेथड में एडवर्टाइजिंग बजट को टोटली अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट, अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से फिक्स किया जाता है। इट मीन्स जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स किया जाता है। एडवर्टाइजिंग एंड टास्क मेथड गाइड्स द मैनेजर टू डेवलप हिज प्रमोशनल बजट। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड के बेसिस पर सबसे पहले ये फिक्स किया जाता है कि हमारी कंपनी के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है। इट मीन्स हमने जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव फिक्स किए हैं उसमें एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है उसे सबसे पहले डिटर्मिन किया जाता है। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को फिक्स करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, लाइक सेल को इंक्रीज़ करना, या कम्युनिकेशन हमारा पर्पस हो सकता है, या ब्रांड इक्विटी को इंक्रीज़ करना, या कॉर्पोरेट की इमेज को इंक्रीज़ करना। जैसा भी ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। इट मीन्स उसे ईजिली मेजर किया जा सके। हमें पहले से ये फिक्स कर देना चाहिए कि हमने सेल्स टारगेट को कितने परसेंट से इंक्रीज़ करना है, या हमने अपने प्रॉफिट को कितने परसेंट से इंक्रीज़ करना है, मार्केट शेयर को अगर इंक्रीज़ करना है तो कितनी परसेंटेज से इंक्रीज़ करना है। इट मीन्स सबसे पहले हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर देते हैं कि हमारा एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। इट मीन्स मेनली हमारा फर्स्ट कि एडवर्टाइजिंग जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी के बेसिस पर ही हम फर्दर एक्टिविटीज़ को फिक्स करते हैं।
Next, second point is determining the task that must be performed to achieve them. It means एक बार एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को फिक्स करने के बाद ये देखा जाता है कि एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट किस किस तरह की एक्टिविटीज़ या किस किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म किया जाएगा, लाइक सिलेक्शन ऑफ मीडिया, डिजाइनिंग ऑफ मैसेज, डिसाइडिंग द अपील, डिजाइनिंग द एडवर्टीजमेंट कॉपी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टीजमेंट, टाइमिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट, क्वांटम ऑफ स्पेस इन प्रिंट मीडिया। डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें कि फिक्स किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना पड़ता है, देन उसी के हिसाब से ही एडवर्टाइजिंग टास्क को डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फिक्स किया जाता है। देन उसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क। इट मीन्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ को फिक्स करने के बाद ये देखा जाता है कि हर एक एक्टिविटी में कितनी कितनी कॉस्ट आएगी, इस चीज़ का एस्टिमेशन लगाया जाता है। सारी एक्टिविटीज़ की कॉस्ट को डिटर्मिन करने के बाद फाइनली एडवर्टाइजिंग बजट को प्रिपेयर कर दिया जाता है। इट मीन्स द सम ऑफ दीज कॉस्ट इज द प्रपोज अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। इट मीन्स टोटली एडवर्टाइजिंग बजट को सारी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाएंगी उनकी सेपरेट एक्टिविटीज़ पर जितना जितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है उन सारी कॉस्ट को एक्यूमुलेट करके एडवर्टाइजिंग का टोटल एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स कर दिया जाता है। इवन कि जो एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स किया जाता है उस टाइम पर टोटल कॉस्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा कंटीजेंसीज को भी कवर अप किया जाता है कि अगर कभी भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ जाए तो उस हिसाब से एडवर्टाइजिंग बजट के अंदर चेंज करना पड़े तो उन कंटीजेंसीज में जो रिजर्व रखा गया है उसकी बेसिस पर हम एडवर्टाइजिंग बजट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मेरिट्स। फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट सूटेबल इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इट मीन्स जिस टाइम पर न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है उस टाइम पर ये मेथड आपका सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। इसी मेथड के बेसिस पर इसमें हम अपने बिजनेस की जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इट मीन्स एडवर्टाइजिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसी के हिसाब से एडवर्टीजमेंट दी जाती है। इट मीन्स ये जो मेथड है आपके पास टोटली जीरो बेस्ड बजटिंग पर बेस्ड होता है। इसमें हम बिल्कुल इसमें किसी साल को कोई बेस नहीं माना जाता क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो न्यूली बिल्कुल एस्टैब्लिश है या जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया वो बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है। इट मीन्स इसमें पिछले सालों को बेस नहीं माना जाता, ना ही हमें किसी भी तरह के पुराने रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पर हमारा जो ये मेथड है वो बेस्ट मेथड माना जाता है। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। ये जो मेथड है आपके पास ये एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखते हुए ही इसके बेसिस पर एडवर्टाइजिंग बजट को बनाया जाता है। इट मीन्स ये टोटली गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स करने के लिए हमारा टोटली फोकस एडवर्टाइजिंग के गोल्स के ऊपर होता है। इस मेथड को लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिटर्मिन करने के लिए या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बेस्ट मेथड माना जाता है। इसके अंदर हमारे लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी भी ईजी हो जाती है। ये मेथड आपका अफोर्डेबल मेथड, कॉम्पिटिटिव पार्टी मेथड या कई तरह के जो शॉर्ट टर्म फैक्टर्स हैं उनके कंपैरेटिवली बेस्ट मेथड माना जाता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़। इट मीन्स इसमें एडवर्टाइजिंग के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखते हुए ही हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को फिक्स करते हैं कि एडवर्टाइजिंग के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी की जाएंगी। इट मीन्स इसका जो मेन फोकस रहता है वो लॉन्ग टर्म एडवर्टाइजिंग बजट के ऊपर रहता है, जिससे उनमें जितनी भी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उन सब में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है। नेक्स्ट इज ये मेथड आपका लॉजिकल माना जाता है क्योंकि इसमें टोटली हम एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स और उसकी क्या नीड है उसके हिसाब से हम एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट इज सूटेबल फॉर प्लानिंग इन द लॉन्ग रन। इट मीन्स लॉन्ग रन के लिए जब हमें प्लानिंग करनी है तो उसके लिए भी आपका ये मेथड बेस्ट मेथड माना जाता है। नेक्स्ट इज डीमेरिट। फर्स्ट इज इल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स अगर हमने एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को ही गलत डिटर्मिन किया है देन उसके हिसाब से एडवर्टाइजिंग बजट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने टोटली जो बजट बनाया वो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से डिटर्मिन किया, लेकिन अगर हमारे जो एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें ही प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया देन जो एडवर्टाइजिंग बजट बनाया जाता है वो भी हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन स्पेसिफिक टास्क। इट मीन्स कि आपके लिए पूरे ऑब्जेक्टिव्स को ये इट मीन्स जो हमारा एडवर्टाइजिंग का बजट है उस टोटल बजट को स्पेसिफिक टास्क के अंदर डिफाइन कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि बिजनेस में एडवर्टाइजिंग के अंदर डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं लाइक एडिक्वेट रिसर्च, एक्सपीरियंस, नॉलेज, अवेयरनेस, बट इतना किसी भी टास्क को स्पेसिफिकली डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता।
नेक्स्ट इज इग्नोर्स अफोर्डेबिलिटी। इस मेथड में कॉस्ट को भी अवॉइड किया जाता है। इट मीन्स इसमें जो कॉस्ट देखी जाती है वो सिर्फ इतना, उसमें जो अफोर्डेबिलिटी नहीं देखी जाती, बस इतना पार्ट देखा जाता है कि हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है और उस ऑब्जेक्टिव के लिए हमें कितने एक्सपेंसेस करने हैं, उस हिसाब से बजट बना दिया जाता है। बट इसमें ये नहीं देखा जाता कि जो एक्सपेंसेस फिक्स किए जा रहे हैं, जो कॉस्ट, जितनी कॉस्ट को फिक्स किया गया है उतनी कॉस्ट क्या कंपनी बियर कर भी पाएगी, क्या ऑर्गेनाइजेशन की इतनी अफोर्डेबल लिमिट है कि वो उस बजट को पूरा कर पाए, इट मीन्स उस कॉस्ट को पूरा बियर कर पाए। देन इस बेसिस पर इसको सुटेबल नहीं माना जाता। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास इग्नोर्स कॉम्पिटिटर्स एट बजट। इस मेथड में सिर्फ कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को ही फिक्स किया जा रहा है। इसमें कॉम्पिटिटर एडवर्टीजमेंट पर कितना एक्सपेंस करता है उस चीज़ को अवॉइड कर दिया जाता है, उस चीज़ को इग्नोर किया जाता है एडवर्टीजमेंट बजट बनाने के लिए। देन ये इसका वीक पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास अफोर्डेबल मेथड। This is in real sense not a method to set advertising budget. The method is based on the company's capacity to spend. It means ये method आपका totally real sense में लिया जाता है। इसमें हम ये मानकर, इसमें हम totally कंपनी की कैपेसिटी के हिसाब से बजट को फिक्स करते हैं कि कंपनी की अफोर्डेबल पावर कितनी है। इट मीन्स उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर कितना अमाउंट स्पेंड कर सकती है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत साउंड है देन वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर ज़्यादा अमाउंट भी स्पेंड कर सकती है। अगर कंपनी की अफोर्डेबिलिटी पावर कम है, इट मीन्स उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा साउंड नहीं है, देन वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी कम अमाउंट स्पेंड करते हैं। देन इट इज़ बेस्ड ऑन द नोशन दैट अ कंपनी शुड स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग एज पर इट्स कैपेसिटी। कंपनी विल with the sound financial position spend more on advertising and vice versa. Under this method, budgetary allocation is made only after meeting all the expenses. Advertising budget is related as the residual decision. It means इस method में advertising की जो के ऊपर जो expenses किए जाते हैं वो सारे खर्चे मीट आउट करने के बाद जो रेजिडुअल अमाउंट बच जाता है उस अमाउंट के बेसिस पर बजट को फिक्स किया जाता है। इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग बजट है उसे रेजिडुअल डिसीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइम पर हमारी स्टार्टअप कंपनी है उस टाइम पर इतने ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होते, तो उस टाइम पर एडवर्टाइजिंग पर जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है, इन्वेस्टिंग इन एडवर्टाइजिंग वुड कॉस्ट अ लॉट। इट मीन्स जितनी अफोर्डेबल पावर होगी उसके हिसाब से अमाउंट स्पेंड किया जाएगा। For this reason, this method is also known as all you can afford residual method or availability fund approach method. Next is merit of this method is it is practical, it is very simple method, it is very flexible, एंड डीमेरिट्स हैं आपके पास अनसाइंटिफिक। इट मीन्स इस मेथड को साइंटिफिकली अप्रोच नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज इट इग्नोर्स द एबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटीज ऑफ बाइसनेस, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। इट मीन्स अफोर्डेबल मैथड के अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि ये मेथड आपका अनसाइंटिफिक माना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है वो सारे टोटली एक्सपेंसेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है उस अमाउंट के अकॉर्डिंगली एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स किया जाता है। जबकि सारे एक्सपेंसेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो अमाउंट आपका अप्रोप्रिएट नहीं होता, वो इतना कम अमाउंट होता है जिससे आप एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को प्रॉपरली इवेल्यूएट कर ही नहीं सकते, प्रॉपरली उसे आगे प्रोग्राम कर ही नहीं सकते, जिससे उसका एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता। इवन कि जो रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज भी किए जाते हैं वो भी आपके वेस्टफुल हो जाते हैं। इस वजह से इसे अनसाइंटिफिक माना जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपके पास इट इग्नोर्स द एबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग। इट मीन्स इस मेथड में एडवर्टाइजिंग को इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता, बल्कि एडवर्टाइजिंग को एक तरह से एक्सपेंसेस माना जाता है। इट मीन्स इसे शॉर्ट टर्म अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, जबकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो एडवर्टीजमेंट है वो हमारे लिए एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है और उसका हमें लॉन्ग रन तक बेनिफिट मिलता है। इसमें इसे सिर्फ एक एक्सपेंडिचर की तरह बियर किया जाता है, एक्सपेंडिचर की तरह डील किया जाता है। इस वजह से भी मेथड आपका अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटीज ऑफ बाइसनेस। एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स जब किया जाता है तो ये टोटली एक पर्सन की इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट स्पेंड करना चाहता है। इट मीन्स उसका एक पर्सन अपने हिसाब से ये डिसाइड करता है कि उसने एडवर्टाइजिंग के ऊपर कितना अमाउंट स्पेंड करना है, और इस बाइसनेस की वजह से भी ये मेथड आपका अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें जो बजट फिक्स किया जाता है उसमें स्टेबिलिटी भी नहीं होती, क्योंकि इसमें अफोर्डेबिलिटी पावर की बात की जा रही है। इट मीन्स जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है सिर्फ उसी के हिसाब से ही अमाउंट को स्पेंड किया जाता है। अगर लास्ट में हमारे पास इतना अमाउंट नहीं बचता कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर अमाउंट स्पेंड किया जाए, देन उसके
ऊपर अमाउंट भी कम स्पेंड किया जाएगा। तो जिससे एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाने के बनाना पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हर साल का जो रिमेनिंग अमाउंट, जो रेजिडुअल अमाउंट बचता है, वो हर साल का वेरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जजमेंट मेथड। इन दिस मेथड, seasonal managers or efficient managers take decision of allocating advertising budget for advertisement based on their experience or judgment. It means इस मेथड में जो आपके पास एक्सपीरियंस मैनेजर्स होते हैं, सीजन मैनेजर्स होते हैं, वो ये खुद डिसाइड करते हैं कि एडवर्टाइजिंग बजट कितना होना चाहिए। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग पर कितना अमाउंट स्पेंड करना चाहिए, वो टोटली अपने एक्सपीरियंस और अपनी जजमेंट के बेसिस पर एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स करते हैं। This method is based on the past experience of the company. Both internal and external experts are asked to estimate the amount to be spent for advertising for a given period. It means इस मेथड में टोटली पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स किया जाता है। इसमें कई तरह के आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि ये फिक्स करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एडवर्टीजमेंट पर कितना अमाउंट स्पेंड किया जाना चाहिए। ये एक्सपर्ट्स जो होते हैं ये आपके पास अपने एरिया में काफ़ी रिच एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं जो कि इस एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स करते हैं। इट मीन्स एक्सपर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिच एक्सपीरियंस ऑन द एरिया कैन डिटरमिन ऑब्जेक्टिवली द अमाउंट फॉर एडवर्टाइजिंग। एक्सपर्ट्स सप्लाई देयर एस्टिमेट इंडिविजुअली और जॉइंटली। इट मीन्स जो एक्सपर्ट्स एडवर्टाइजिंग बजट बनाते हैं वो इंडिविजुअली भी बनाए जा सकते हैं या जॉइंटली भी बनाए जा सकते हैं। इसमें बेसिकली जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपके पास इंटरनल एक्सपर्ट और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स बोथ आपके पास मिल करके एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स करते हैं। अगर हम इंटरनल एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो इंटरनल एक्सपर्ट्स के अंदर आपके पास कंपनी एग्जीक्यूटिव्स, जनरल मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, एडवर्टाइजिंग मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स कवर अप होते हैं। देन एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के अंदर आपके पास मार्केटिंग कंसल्टेंट्स, डीलर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेड एसोसिएशंस, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी कवर होती हैं। तो ये दोनों एक्सपर्ट्स मिल करके एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स करते हैं। देन इस मेथड की आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है कि ये मेथड आपके पास बहुत ही सिंपल माना जाता है। इसमें कोई क्लेरिकल वर्क नहीं होता, किसी तरह का कोई स्टेटिस्टिकल वर्क नहीं होता। इट मीन्स ये मेथड आपके लिए बेस्ट मेथड, इट मीन्स बहुत ईजी मेथड माना जाता है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ऑल फैक्टर्स। इट मीन्स ये जो मेथड है ये ऑल ओवर सारे फैक्टर्स को लेकर के चलता है कि हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉम्पिटिशन लेवल क्या है, कस्टमर्स के रिएक्शंस क्या है, लेवल ऑफ सेल, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ मीडिया या लास्ट ईयर का बजट कैसा है, इन सारे फैक्टर्स को लेकर के ही इस बजट को फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट डीमेरिट। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव मेथड। ये मेथड टोटली जजमेंट पर बेस्ड होता है। इट मीन्स अगर पर्सन एक्सपीरियंसड है तब तो आपका ये मेथड बेस्ट माना जाएगा, बट अगर वो पर्सन वेल एक्सपीरियंस नहीं है तो उस टाइम पर उनकी जजमेंट गलत भी हो सकती है। नेक्स्ट इज बाइस। टोटली ये पर्सन की, एक पर्टिकुलर पर्सन की जजमेंट के ऊपर बेस्ड है, जिस वजह से एडवर्टाइजिंग बजट जो बनाया जाता है वो टोटली बाइस्ड हो जाता है। देन रिजल्ट्स भी आपके एक्यूरेट नहीं आ पाते। नेक्स्ट है इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर बजट। This method involves an increase in preceding year's expenditure by a certain percentage to enable a firm to consider increase in advertising cost and to provide for planned growth in sale. It means ये जो मेथड आपके पास है, इस मेथड में बेसिकली ये आपके पास बाकी मेथड से डिफरेंट है। इसके अंदर हम टोटली लास्ट ईयर के बजट के बेसिस पर, जो भी लास्ट ईयर का बजट होगा उसके बेसिस पर हम एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स कर देते हैं। बल्कि इसमें हम ये देखते हैं कि हर साल जितने लास्ट ईयर के एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हुए उसके कंपैरिजन में इस साल का जो बजट फिक्स किया जाता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज को फिक्स कर दिया जाता है। तो इस मेथड को फिक्स करना बहुत ईजी होता है। इट मीन्स इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग इनपुट्स लीड्स टू इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। इट मीन्स लास्ट ईयर जितना ये एस्टिमेशन लगाया गया कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितनी आएगी, उसके बेसिस पर हर साल जो एडवर्टाइजिंग के जो इनपुट्स के प्राइसेस होते हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं। इस बेसिस पर एक फिक्स परसेंटेज को फिक्स कर दिया जाता है कि हर साल जो एडवर्टाइजिंग के इनपुट्स हैं उनका प्राइस लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट भी इंक्रीज होती चली जाती है। देन कंपनी में ऑल्सो एक्सपेक्ट इंक्रीज इन सेल्स एंड फॉर इंक्रीज सेल्स मोर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स विल बी रिक्वायर्ड। देन उसके अकॉर्डिंगली अगर अगर हम ये चाहते हैं कि सेल इंक्रीज हो तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स भी ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट होती है। इस मेथड में जितनी लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस होते हैं, जितना लास्ट ईयर का बजट होता है उसमें एक फिक्स परसेंटेज से इंक्रीज करके हम इस साल के बजट को फिक्स कर देते हैं।
तो इस बेसिस पर ये मेथड आपका बहुत ही सिंपल मेथड माना जाता है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस, इग्नोर्स चेंज इन मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट में किस किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं उसको अवॉइड किया जाता है, जबकि एडवर्टाइजिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो टाइम के टाइम चेंज होती रहती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में लगातार चेंज होता रहता है, नई नई कॉम्पिटिटिव फर्म्स बिजनेस में एंटर करती रहती हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, जिस वजह से मेथड आपका अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। नेक्स्ट इज रिपीटिशन ऑफ लास्ट ईयर मिस्टेक्स। इट मीन्स अगर एडवर्टाइजिंग बजट लास्ट ईयर में जो फिक्स किया गया था वो अगर सही नहीं बनाया गया, तो इस बार हमने जो बजट बनाया वो लास्ट ईयर बजट के बेसिस पर बनाया। इट मीन्स अगर लास्ट ईयर बजट बनाते हुए कोई गलती हुई है तो इस साल के बजट में भी सेम वैसी ही मिस्टेक रिपीट हो जाती है। नेक्स्ट इज नॉट पॉसिबल फॉर न्यू प्रोडक्ट और इन केस ऑफ न्यू कंपनी। ये मेथड आपका न्यू प्रोडक्ट या न्यू कंपनी के टाइम पर भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें टोटली जो बजट बनाया जा रहा है वो लास्ट ईयर के बेसिस पर बनाया जा रहा है। लेकिन अगर हमारी कंपनी ही बिल्कुल न्यू है या न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है तो लास्ट ईयर का हमारे पास किसी तरह का कोई बेस नहीं होता, तो उस वजह से भी इस साल हमें एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट मेथड है आपके पास the return on investment approach. This approach treats advertisement as a capital investment rather than as a more current expenditure. It means ये approach basically advertisement को capital investment की तरह डील करती है rather than a more current expenditure. इसे long term aspect के point of view से स्टडी किया जाता है। Advertising has a two-fold effect. It increase current sale and second is it build up future goodwill. First is an increase in current sales involves such decision as the selection of the optimum rate of output in order to maximize short run profit. It means इसका फर्स्ट टारगेट ये होता है कि करंट में सेल को इंक्रीज किया जा सके। इट मीन शॉर्ट रन में हमें ऑप्टिमम रेट से प्रॉफिट मिलते रहे। इट मीन सेल को करंट सेल को इंक्रीज करना मेन टारगेट होता है। एंड सेकेंड इज बिल्डिंग अप ऑफ गुडविल। द बिल्डिंग ऑफ गुडविल for the future calls for a selection of the pattern of investment which is expected to produce the best scale of production leading to the maximum long run profit. It means करंट सेल को इंक्रीज करने के साथ साथ इसका सेकेंड एस्पेक्ट बिजनेस अपने बिजनेस की गुडविल को, अपने प्रोडक्ट की गुडविल को भी इंक्रीज करना होता है, ताकि फ्यूचर में भी इसके एडवर्टाइजिंग के बेनिफिट को अर्न किया जा सके। दिस मेथड बेसिकली फोकस करता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर और सेल्स के ऊपर। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट और सेल में क्या रिलेशनशिप है इसके ऊपर फोकस करता है, और टोटली जो सेल को मेजर किया जाता है उसे एडवर्टाइजिंग के साथ ही मेजर किया जाता है। हम विद एडवर्टाइजिंग या विदाउट एडवर्टाइजिंग भी इसे मेजर कर सकते हैं। द रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर एडवर्टाइजिंग बजट एज द अवेलेबल फंड्स विल हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। इट मीन्स इस मेथड में हम टोटली लॉन्ग टर्म के ऊपर लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलते हैं कि अगर हम एडवर्टीजमेंट देते हैं तो उससे प्रेजेंट में भी प्रॉफिट इंक्रीज होती है, करंट इनकम भी इंक्रीज होती है, करंट सेल भी इंक्रीज होती है, साथ के साथ कंपनी के प्रोडक्ट की ब्रांड इक्विटी भी इंक्रीज होती चली जाती है, उसकी ब्रांड इमेज इंक्रीज होती है, ब्रांड आपका पॉपुलर होता चला जाता है, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, कंपनी की ब्रांड की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो फ्यूचर में लॉन्ग रन में ये ब्रांड इमेज या जो गुडविल है वो सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट को एक तरह से इन्वेस्टमेंट की तरह डील किया जाता है। ये माना जाता है कि इसका बेनिफिट सिर्फ प्रेजेंट में नहीं बल्कि लॉन्ग रन तक इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। इसके लिए इस एडवर्टाइजिंग को बजट को फिक्स करने के लिए हम कैपिटल बजटिंग की कई तरह की टेक्निक्स को यूज करते हैं, लाइक नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, पे बैक मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कंपैरिजन में ज़्यादा हमें रिटर्न मिल सके, इस तरह के मेथड्स को यूज़ किया जाता है। और इस बेसिस पर इस मेथड को काफ़ी लॉजिकल मेथड माना जाता है, लेकिन इसके बेसिस पर इसका वीक पॉइंट ये है कि इसमें रिटर्न्स कितनी होंगी फ्यूचर में इस चीज़ को असेस कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। Next is statistical method. According to this method, the advertising budget is prepared using statistical method like multiple regression, probability. It means इस method के accordingly advertising budget को fix करने के लिए कई तरह के advertising methods को use किया जाता है, like probability method, मल्टीपल रिग्रेशन मेथड। इसके बेसिस लेकिन ये जिस टाइम पर हम इसके अकॉर्डिंगली बजट को फिक्स करते हैं तो कई तरह के फैक्टर्स हैं जो कि इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके लिए एक हमें अलग से एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है,
जिन्हें एडवर्टाइजिंग बजट के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जानी है, उस बजट को फिक्स करने के लिए उन सारी टेक्निक्स के बारे में उनको नॉलेज हो। ऐसे एक्सपर्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ वही एक्सपर्ट इस बजट को फिक्स कर सकते हैं। देन फर्स्ट मेरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसे एक्सपर्ट्स के थ्रू फिक्स किया जाता है, लॉजिकली फिक्स किया जाता है। इट मीन्स इसमें किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं होती, ये अनबाइज्ड होता है और ये बाकी फैक्टर्स को भी साथ में लेकर के चलता है। डिफरेंट कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनको साथ लेकर के चलता है और उनके रिलेशनशिप को, इट मीन्स उसको रिलेट करके इसमें बजट को फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट डीमेरिट, इस मेथड को यूज़ करना काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि इसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है और इसमें कुछ स्टेटिस्टिकल टूल्स को यूज़ किया जाता है। इट मीन्स इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है और ये मेथड आपके पास काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि इसमें काफ़ी कई तरह के एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आपके पास मेथड है marginal revenue method. Marginal revenue method means a logical approach to determine the advertising appropriation is to select the point at which an additional rupee spent on advertising wrong bring would bring an additional profit of 1 rupee in economic terms. It means ये अप्रोच आपकी काफ़ी लॉजिकल अप्रोच मानी जाती है क्योंकि इसमें ये देखा जाता है जैसे जैसे हम एडवर्टाइजिंग के ऊपर एडिशनल रुपी स्पेंड करेंगे उसी के साथ साथ प्रॉफिट भी एडिशनल आपका 1 रुपये के हिसाब से इंक्रीज होता चला जाएगा। In this approach, advertising budget is decided on the basis of marginal cost and marginal revenue of advertising. इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो एडवर्टाइजिंग बजट फिक्स किया जाता है वो बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू के बेसिस पर फिक्स किया जाता है। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स इंक्रीमेंट इन एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग and marginal revenue means incremental revenue because of increasing in advertising spending. It means marginal cost का मतलब है कि advertising expenses पर जो अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं उसमें कितना इंक्रीज लाया जाए, देन कितने का चेंज आया। देन मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब कि जितना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स के अंदर चेंज लेकर आए, जितना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज किया गया उसके हिसाब से उसकी इनकम में जो चेंज आता है उसे इंक्रीमेंटल रिवेन्यू का नाम दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द फर्म शुड इंक्रीज एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग इट्स मार्जिनल रिवेन्यू इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट। इट मीन्स ये इस मेथड के अकॉर्डिंगली हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस को उस हिसाब से इंक्रीज करते चले जाते हैं जब तक हमें मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से हमारी ज़्यादा आती है, क्योंकि हमारा मेनली जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पर्पस है वो इसी के बेसिस पर ही पूरा किया जा सकता है। जिस टाइम पर आपके पास मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है तब तक हम उसके ऊपर एक्सपेंडिचर्स करते रहते हैं। इट मीन्स एक्सपेंडिचर आपके पास एडवर्टाइजिंग पर एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। इसका जो ऑप्टिमम पॉइंट माना जाता है वो पॉइंट माना जाता है जिस टाइम पर मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल लेवल पर आ जाते हैं, वो आपके पास ऑप्टिमम लेवल माना जाता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। लाइक इस टेबल के हिसाब से आपके पास फर्स्ट कॉलम में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स को एक्सप्लेन किया गया है जो लगातार आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। देन अगर हम देखें तो हर साल इसकी जो हर एक स्टेप के अंदर आपकी जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स है उसको इंक्रीज का वो आपके पास लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, यानी कि उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो 5,000 के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं। इट मीन्स पहले आपके यहाँ 50 थे, देन 55 हो गए एक्सपेंडिचर्स। उस हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट में जो चेंज, मार्जिनल कॉस्ट जो है आपके पास जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स में चेंज आया है वो 5 का है। देन 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो चेंजेस आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट का वो आपके पास 5 का आ रहा है। देन टोटल रिवेन्यू आपके पास 40, 44, 50, 60, 75, 95 जो आपके पास थर्ड कॉलम में गिवन है। देन इसके बेसिस पर अगर हम मार्जिनल रिवेन्यू में चेंज देखें तो इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं 40 से 44 इट मीन्स 4, 44 से चेंज आया 50 तक इट मीन्स 6। इस बेसिस पर आपके पास मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों आपके पास यहाँ पर गिवन है। इस बेसिस पर हम फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये कह सकते हैं कि आपके पास जिस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट आपकी 5 है देन मार्जिनल रिवेन्यू आपकी 15 है, इस बेसिस पर जो टोटल प्रॉफिट आपके पास आ रहा है वो टोटल प्रॉफिट आपके पास 5 का है। इट मीन्स अगर हम प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉफिट आपके पास पहले नेगेटिव में है, स्टार्टिंग में -10, देन -11, देन -10, देन -5, देन 5, देन 20, 25, 25, 24। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मिनिमम जो लेवल है वो आपके पास 5 पर है और जो ऑप्टिमम लेवल है वो आपके पास 25 पर है। इसमें ऑप्टिमम लेवल को अगर स्टडी किया जाए तो हमने ये कहा कि आपके लिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग वो माना जाता है जिस टाइम पर मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट आपके पास इक्वल मानी जाती है। इट मीन्स जिस टाइम पर आपके पास एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट आपके पास जो मार्जिनल रिवेन्यू है और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपके पास ऑप्टिमम इस केस में मानी जाएगी जिस टाइम पर आपके पास जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स है वो 85 है। इस टाइम पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों इक्वल है, इट मीन्स दोनों 5 है और इस टाइम पर जो आपका प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमम है और मिनिमम टू मिनिमम जो एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं उसके बेसिस पर जो प्रॉफिट आपके पास मिनिमम प्रॉफिट है वो आपके पास 5 का है। इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस किए जा
जा रहे हैं वो 70 आपके पास मिनिमम लेवल है। इट मीन्स 70 आपके पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का मिनिमम लेवल हुआ। इस स्टेज पर जो प्रॉफिट है वो 5 है और ऑप्टिमम लेवल आपका माना जाएगा जिस टाइम पर आप जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स करेंगे वो आप 85 पर करेंगे, तो ये लेवल आपका ऑप्टिमम लेवल माना जाएगा। देन इन सारे मेथड के बेसिस पर हम इस मेथड को कंक्लूड इन सारे मेथड्स को हम कंक्लूड कर सकते हैं। इट इज़ क्रिस्टल क्लियर दैट ईच मेथड has its own theme and merits and demerits. None of these methods says about optimum advertising expenditure that a firm should attempt and get on. The economic principle says that the advertising budget should be raised to that level where the last rupee spent on advertising just pays for itself in additional profit. In actual practice, it is not the easy to locate this optimum point. यहाँ तक आपका मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑपरेशंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।